हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देख रहे हैं हमारे भूगोल का 10वां सीरीज होगा और इससे पहले हम 9 सीरीज आप लोगों को करा चुके हैं और आज 10वां होगा। ये बहुत दिन के बाद आ रहा है, कुछ वजह था। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है, ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ये जुड़ा हुआ जो भी भूगोल का जो सब्जेक्ट भूगोल है उसमें जो भी प्रश्न होता है वो पूरे ब्रह्मांड से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हम देखते हैं। और जो हमारा भूगोल का सीरीज है ये बिहार शिक्षा भर्ती 2023 के लिए, और ये जो देख रहे हैं आप 69 बीपीएससी बिहार दरोगा, और ये आप देख रहे हैं कि भूगोल का 10वां नंबर का सीरीज है। तो इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न पाते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? क्या है पहला प्रश्न, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ अटलांटिक। क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक। तो इसका देखते हैं मैप से कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का मैप है, और ये जो आप नीला कलर का देख रहे हैं ये सभी महासागर है। ये जो देख रहे हैं नीला कलर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, महासागर है। और ये आप जो देख रहे हैं जैसे ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, एशिया। हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। पहला एशिया हो गया। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, यूरोप है। ये क्या है, अफ्रीका है। और ये उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका है। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और एक ये आपका यहाँ हो जाएगा अंटार्कटिक हो जाएगा। तो देखते हैं महासागर, कौन से महासागर में सार्गेसो महासागर स्थित है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप जो देख रहे हैं यही है, क्या है, अटलांटिक महासागर। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। और ये जो आप देख रहे हैं एक रेखा होगा आपका दिख रहा होगा, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आप ये जो एक रेखा देखेंगे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती क्या है, रेखा है। और इसे क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसे। और इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा, सॉरी सागर नहीं होगा, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के ऊपर में आप जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो हमारा सार्गेसो सागर कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक में है। ये हमारा उत्तरी अटलांटिक हो गया और ये दक्षिणी हो गया, ये हमारा दक्षिणी अटलांटिक हो गया। और इसमें जो आपको जो दिख रहा है सार्गेसो सागर कहाँ है, तो सार्गेसो सागर आपको यहाँ मिलेगा। सार्गेसो सागर कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में। और कहाँ है, ये आप जो देख रहे हैं इस तरफ से जो हम पेन से कलर कर रहे हैं यहीं पर आपको सार्गेसो सागर मिलेगा। और सार्गेसो सागर का एक खास बात है ना कि जो यहाँ पर आपको बहुत लंबी लंबी घासें मिलेंगे और उसको नाम क्या है, सार्गेसो। और सार्गेसो घास के नाम पर सार्गेसो सागर पड़ा है। और सार्गेसो सागर एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। सार्गेसो सागर कैसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। और ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के पूरब में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पूरब में स्थित है। और अभी हाल में जो आप देखे थे कि टाइटैनिक जहाज जो डूबा था इसके आसपास यही क्षेत्र में डूबा था। तो ये आपके लिए VVI हो सकता है क्योंकि सार्गेसो सागर के उत्तर में ये जो जहाज डूबा है जो जिसका मलबा मिला है यहाँ पर ही है। तो ये हमारा हो गया सार्गेसो सागर। और ये आप जो देख रहे हैं क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ये हमारा अटलांटिक हो गया। और ये आप जो देख रहे हैं हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर। और एक आपको यहाँ पर मिलेगा अंटार्कटिका, ये भी एक महासागर है।
तो हमारे पृथ्वी में एक यहाँ पर आपको हाल 2021 में एक मान्यता प्राप्त हुआ है जिसे हम दक्षिणी महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। तो हमारे पृथ्वी में महासागर कितनी है? 5 है। और महाद्वीप कितनी है? तो 7 है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सबसे अधिक पाया जाता है? प्रश्न क्या है? वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो आर्गन होगा। और हम देखते हैं कि वायुमंडल में कितने गैस हैं। वायुमंडल जैसे किसी भी चीज़ के लिए आप देखेंगे तो कितना होता है? 100% होता है। 100% होता है। तो 100% में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है? नाइट्रोजन है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो ये लगभग 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे स्थान पर क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। दूसरे स्थान पर क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो लगभग कितना है? अभी वर्तमान में लगभग आपको 20% देखने को मिलेगा। क्या? तो ऑक्सीजन। इसके बाद अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन कितना है? और सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। और इसका अगर हम अक्रिय गैस का प्रतिशत में देखें तो इसका हो जाएगा 0.93%। अक्रिय जो आर्गन गैस है कितने प्रतिशत वायुमंडल में मिलता है? तो 0.93%। और नाइट्रोजन कितना मिलेगा आपको? तो 78%। और ऑक्सीजन लगभग आपको 20.9 कुछ प्रतिशत मिलेगा। और इसके बाद अगर हम N2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, CO2 का, तो CO2 का आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आपको 0.03 मिलेगा प्रतिशत में। और बाकी जो गैस है वो अन्य गैस वो मिलेगा। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलता है? तो सबसे ज़्यादा आपको कौन मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपको ऑक्सीजन होगा। और तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर आर्गन आ जाता है। और अक्रिय गैस में बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाता है आर्गन का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी पर माजुली द्वीप स्थित है? अगला प्रश्न क्या है? किस नदी पर माजुली द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। और ये जो माजुली द्वीप देख रहे हैं ना, पूरे विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है। पूरे विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या है? पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और ये किस राज्य में स्थित है? अगर राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा असम। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है। और विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है। मैप से हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। तो ये हमारा मैप है भारत का। और इसमें जो आप ये नीला कलर का हल्का देख रहे हैं, ये सब जो है ये नदी है। तो हम देखते हैं इसमें ब्रह्मपुत्र कौन सा है। तो ये आप ये एक देख रहे हैं, जो लाइन दिख रहा है आप लोग का, ये जो हमारा है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आप ये जो हम पेन से कलर किए वो कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये यहाँ से निकलती तो इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। सांगपो। तिब्बत में इसके किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी से। और ये जब तिब्बत से प्रवाहित होते आती है तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। और ये तिब्बत में बोलते हैं इसको। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से होके
यू टर्न लेके दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए असम में प्रवेश करती है, तो इसे असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। इसके बाद ये जब असम से प्रवाहित होते हुए कहाँ आती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसे जानते हैं जमुना नाम से। क्या नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में जमुना नाम से। बांग्लादेश में जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है और इसमें बंगाल की खाड़ी में जब गंगा नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये जो आप देख रहे हैं गंगा है, जब यहाँ मिलती है तो यहाँ के इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ इसका नाम हो जाता है मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी की दोनों की धारा एक में मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं? मेघना। और ये मेघना पूरे विश्व गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी जो है पूरे विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का। और यही डेल्टा में हमारे भारत का सुंदरवन है। और सुंदरवन में एक सुंदरी ब्रिज है जिसके नाम पर ही सुंदरवन नाम पड़ा है। और यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी आप 2021 का जो वन रिपोर्ट देखेंगे तो मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया है? तो पश्चिम बंगाल किया है। मैंग्रोव वन का वृद्धि जो किया है, वृद्धि जो हुआ है कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलती है? बोलता है कि भारत किस स्थान पर, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों की धारा मिलती है। तो इसका आंसर आप जो देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी है। इसका आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। और अगर भारत का आप मैप देखेंगे तो इस टाइप से मैप है, और इस क्षेत्र में देखेंगे तो आप क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इस क्षेत्र में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। और इधर आप जो देख रहे हैं क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पूरे दक्षिण में अगर हम बात करें तो क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। आप ये जो देख रहे हैं इस क्षेत्र में आपको हिंद महासागर मिलेगा, यहाँ दक्षिण पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा, और इधर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी। और हमारा कन्याकुमारी कहाँ है? तो कन्याकुमारी हमारे यहाँ पर स्थित है। और कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित, और जब इधर से ये धाराएँ हैं और इधर से ये धाराएँ यहाँ पर है और ये हिंद महासागर, तो यहाँ पर ही हमारे तीनों धाराएँ एक साथ मिलते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यटक भी जाते हैं, यहाँ देखने के लिए में बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि तीनों धाराएँ मिलती है। तीनों धारा का कलर भी अलग अलग होता है, तो इसलिए ये पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस क्षेत्र के समीप में श्रीलंका अवस्थित है? यानी बोलता है कि भारत के किस क्षेत्र में श्रीलंका स्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण में। कहाँ होगा? दक्षिण में होगा। मैप से देखते हैं श्रीलंका कहाँ पर है। ये आप जो देख रहे हैं हमारे भारत का मैप है और ये भारत का राजनीतिक मैप है। और श्रीलंका के बात है तो श्रीलंका आप देखेंगे तो यहाँ पर है। ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। क्या है? पड़ोसी देश श्रीलंका। और श्रीलंका का सीमा भारत से जलीय सीमा लगती है, जिसलिए ये जलीय पड़ोसी देश है। क्या है? जलीय पड़ोसी देश है। इसी तरह से और जलीय पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा मालदीव। क्या मिलेगा? मालदीव। मालदीव का सीमा हमारे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से लगता है। ये हमारा लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। और श्रीलंका जो है तो देखेंगे तो इसका इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, और इधर में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको हिंद महासागर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम भारत के देख ही रहे तो पड़ोसी देश में देखें तो एक और जलीय सीमा साझा करता है, वो है इंडोनेशिया। क्या है? ये जो आप देख रहे हैं क्या है? अंडमान निकोबार है।
अंडमान निकोबार है। ये आप जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका सीमा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से लगती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से। और सुमात्रा द्वीप और अंडमान निकोबार के सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रेट निकोबार, दोनों को जो अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल बोलते हैं। अगर आप लोग से पूछे प्रश्न, अगर ऐसा पूछता है कि वो ऐसा कितने देश हैं जो भारत के स्थलीय और जलीय दोनों से सीमा साझा करते हैं, तो इसमें आपको कितने होंगे? 3 होंगे। 3 में कौन कौन होंगे? तो आप देखेंगे तो हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक और हो जाएगा आपका म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार होगा। हमारे 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न सह्याद्री स्थित है। ये सह्याद्री होगा, सह्याद्री स्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट होगा। कहाँ होगा? तो पश्चिमी घाट होगा। अब इसका हम थोड़ा मैप से देखते हैं। मैप होगा तो, सॉरी मैप नहीं है, तो हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे ये आप जो देख रहे हैं भारत का मैप है। क्या है? भारत का मैप है। और इस क्षेत्र को, जैसे इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और सह्याद्री जो स्थित है पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट में कहाँ है? तो इसका विस्तार सह्याद्री का महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक में है। और इसके सह्याद्री को 2 भाग में एक रेखा है जो बांटती है। सह्याद्री को 2 भाग में एक रेखा बांटती है जो कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो 16 डिग्री अक्षांश से, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री भी बोलते हैं और उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं। अगर 16 डिग्री के ऊपर में आप जाइएगा तो उसे उत्तरी सह्याद्री बोलेंगे और 16 डिग्री से नीचे आइएगा तो दक्षिणी सह्याद्री बोलेंगे। और अगर हम सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी हो जाता है, इसका सबसे ऊंची चोटी होगा डोडा बेटा। और डोडा बेटा स्थित कहाँ है? तो डोडा बेटा स्थित है कर्नाटक में। और ये जो डोडा बेटा है नीलगिरी का भी सबसे ऊंची चोटी है। किसका है? तो नीलगिरी का। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी। और नीलगिरी का अगर विस्तार की बात करें तो नीलगिरी 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल में है। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरल में है। नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में। और नीलगिरी में ही पालनी की पहाड़ी है। नीलगिरी में ही पालनी की पहाड़ी है। और एक पर्यटक स्थल जिसे हम बोलते हैं ऊटी, ऊटी भी नीलगिरी में ही स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर का। कौन सा हिमनद लद्दाख में स्थित नहीं है? कौन सा हिमनद लद्दाख में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जेमू हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? जेमू होगा। अब हम देखते हैं मैप है या नहीं। फिर इसके बाद मैप नहीं है तो आप देखेंगे भारत का मैप अगर आप तो इस टाइप से है। तो ये मैप हमारा है और लद्दाख कहाँ स्थित है? तो लद्दाख यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से लद्दाख है। और लद्दाख में कौन कौन से ग्लेशियर है? तो हिस्पार मिल जाएगा, सियाचिन मिल जाएगा और रेमो मिल जाएगा। अगर हम सबसे उत्तर पूर्व में ग्लेशियर का बात करें तो आपको यहाँ पर रेमा मिलेगा, रेमो मिलेगा। रेमो के बात करें तो रेमो के उत्तर में आपको नुब्रा घाटी मिलेगा।
नेमो ग्लेशियर के उत्तर में नुब्रा घाटी मिलेगा, और आपको जो सियाचिन ग्लेशियर है आपको यहाँ पर मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और ये भारत के सबसे चौड़ी और सबसे लंबी ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे लंबी और चौड़ी ग्लेशियर। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 7600 किलोमीटर है, और इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये विश्व में इसका दूसरा या तीसरा स्थान आता है, यानी सियाचिन ग्लेशियर के विश्व में भी गिना जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर के बाद आप जाइएगा तो हिस्पार मिल जाएगा, यानी ये 3 ग्लेशियर आपको मिलेगा लद्दाख में। और ये जेमू ग्लेशियर जो है ना, जेमू ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। ये जो आप अगर यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, ये हमारा सिक्किम है, यहाँ पर ही हमारे जेमू ग्लेशियर है। क्या है? जेमू ग्लेशियर है। और जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी निकलता है। ये कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। और इसी ग्लेशियर से क्या निकलता है? तीस्ता नदी निकलता है। तीस्ता नदी भी जेमू ग्लेशियर से निकलता है। और जेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो सिक्किम में है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर का। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो इसका आंसर, अगर आप इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। अगर हम कजाकिस्तान का बात करें पूरे विश्व में इसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान पर आता है? तो 9वां स्थान पर आता है। कजाकिस्तान पूरे विश्व में क्षेत्रफल पर बात करें तो 9वें स्थान पर आता है। और स्थल रुद्ध देश के बारे में बात करें तो प्रथम स्थान पर आता है। पूरे इस विश्व में ये सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है जो कजाकिस्तान है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। और क्षेत्रफल में 9वां पर है। अगर हम जैसे आप पढ़े होंगे तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी है, तो आप ज़रा देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है पूरे विश्व में। तो सबसे बड़ा आप देखेंगे पहला नंबर पर, तो पहला नंबर पर आपको कौन होगा? रूस होगा। दूसरे नंबर पर कनाडा होगा। तीसरे पर चीन होगा। चौथा पर यूएसए होगा। 5वां पर क्या होगा? ब्राज़ील होगा। 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया होगा। 7वां पर भारत होगा। और हम कजाकिस्तान का कौन सा स्थान बात किए थे? 9वां पर। तो 8वां कौन होगा? भारत के बाद कौन होगा? तो अर्जेंटीना होगा। क्या होगा? अर्जेंटीना होगा। और 9वां पर कजाकिस्तान होगा। 9वां पर कजाकिस्तान होगा। अगर हम भारत एशिया में बात करें स्थल रुद्ध देश के बाद, ये तो हमारे पूरे विश्व में हो गया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। विश्व में क्षेत्रफल में देशों के क्रम पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एशिया में स्थल रुद्ध देश। क्या? एशिया में स्थल रुद्ध देश। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। सबसे बड़ा में भी है कजाकिस्तान। इसके बाद आप देखेंगे तो मंगोलिया होगा। क्या होगा? मंगोलिया होगा। फिर किर्गिस्तान होगा। किर्गिस्तान। फिर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान होगा। नेपाल भी हो जाएगा। भूटान होगा। पूरे एशिया में लगभग 10 देश हैं जो स्थल रुद्ध है। कितने हैं? 10 है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन एक ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध है? तो उसका नाम क्या है? लाओस नाम है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र एक ही देश है जिसका नाम है लाओस, वो स्थल रुद्ध देश है। इसके बाद आप देखेंगे तो मध्य एशिया के 5 देश हैं जो स्थल रुद्ध है। जैसे आप देखें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो भी देश हैं ये सब स्थल रुद्ध देश है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें स्थल रुद्ध देश की संख्या में, तो लगभग आपको पूरे विश्व में कितना हो जाएगा? पूरे विश्व में
स्थलरूप देश, स्थलरूप देश की संख्या, तो संख्या में आप देखेंगे लगभग 47 हो जाएगा। कितने होगा पूरे विश्व में स्थलरूप देश की संख्या? 47। और 2 ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी स्थलरूप देश नहीं है। 2 ऐसा देश है। तो पहला कौन होगा? पहला आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। इसके बाद अगर दूसरा नंबर का हम बात करें तो दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी एक भी स्थलरूप देश नहीं। और दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरूप देश है। दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरूप देश है। तो ये हम देख लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम में अगर आप आंसर इसका देखेंगे तो निप्पन होगा। क्या होगा? निप्पन होगा। और हम जापान के बारे में बात कर रहे हैं तो जापान एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। जापान एक द्वीपीय देश है। जापान एक द्वीपीय देश है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है और एक ये द्वीपीय देश है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी हो जाता है टोक्यो। राजधानी कहाँ है? राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। और जापान का मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा हो जाता है येन। ये हमारा 9वां प्रश्न हो गया। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, बाघों की रख रखाव के मामले में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है? बाघों की रख रखाव के मामले में अभी हाल ही का ये न्यूज़ है, करेंट अफेयर का है, मतलब अपडेटेड है। और आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे बीपीएससी, दरोगा या यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको लगभग सारे सब्जेक्ट में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1 साल या 2 साल में करेंट अफेयर के में न्यूज़ में या देखने को मिलता है। तो उसी तरह से ये प्रश्न है कि बाघों की रख रखाव के मामले में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान में है? और इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा होगा। और अगर हम सतपुड़ा की बात कर रहे हैं तो सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर पूरे भारत में अगर हम बाघों की संख्या में राज्य की बात करेंगे, प्रथम स्थान पर राज्य कौन है? तो प्रथम स्थान पर राज्य में भी आपको मध्य प्रदेश होगा बाघों की संख्या में। बाघों की संख्या में प्रथम स्थान पर होगा। और इसमें बाघ की अगर बात करें संख्या में तो इसका यहाँ पर कितना है? 526 बाघ है। और सबसे ज़्यादा बाघ रिजर्व भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है। बाघ रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। अगर हम पूरे भारत में अगर बोले कि बाघों का या फिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा भी मध्य प्रदेश में। कितना है? तो राष्ट्रीय उद्यान 10 है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रथम स्थान पर, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, प्रथम स्थान पर। और मध्य प्रदेश को बाघ रेंज के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर रेंज या बोले तो। और यहाँ पर अगर और बात करें बाघ के जैसे रहने का, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो देख रहे हैं, कन्हा रिजर्व। ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अगर हम पूरे भारत में भी जो जनगणना आया था, बाघ का सर्वे हुआ था, उसमें अगर जनसंख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना है बाघ की संख्या? तो 3167 है। कितना है बाघों की संख्या? तो 3167 है। अगर हम बिहार का बात करें बाघों की संख्या, तो लगभग बिहार में 45 से 50, ये जल्दी 1-2 दिन के करेंट में है बाघों की संख्या में। बिहार का बात करें तो कितना है? बिहार में 45 से 50 बाघों की संख्या है। और बिहार में एक ही बाघ रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि बाघ रिजर्व। ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और बाघ रिजर्व दूसरा बनने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया है बिहार में? तो कैमूर को रखा गया है। इसमें अगर आप ये जो पेरियार देख रहे हैं, ये पेरियार कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है।
कहाँ है? केरल में है। और ये बांदीपुर देख रहे हैं, तो बांदीपुर कहाँ है? ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो हमारा आज का सीरीज का 10 प्रश्न हो गया है। बाकी अगले सीरीज में हमारे प्रश्न आएंगे। और कुछ आप देख रहे हैं जैसे बाघ टाइगर रिजर्व, तो इसमें आप मैप में देखेंगे कुछ, तो जैसे आप देखेंगे पेरियार का हम बात करें किए तो पेरियार और क्या है परम्बिकुलम, ये दो जो है केरल में है। कहाँ है? केरल में है। इसके बाद आप देख रहे हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना है? 4 है। पहला क्या है? कल्लकड़क है, मुंडथुराई है, ये भी अभी न्यूज़पेपर में था। इसके बाद देखेंगे तो अन्नामलाई है, मधुमलाई है, मधुमलाई भी ये भी अभी न्यूज़ में था। और सत्यमंगलम है ना, ये 2022 में इसको कोई पुरस्कार मिला था, ये भी बहुत VVI है न्यूज में। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पुरस्कार मिला था, लेकिन सत्यमंगलम को कोई पुरस्कार मिला था पूरे भारत में टाइगर रिजर्व के थी में, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं जो नागार्जुन सागर सेलम, ये भी बाघ पर ये थी है। और सबसे बड़ा अगर बाघ अभयारण्य की बात करें तो नागार्जुन बाघ अभयारण्य ही है। और सबसे पहला बाघ अभयारण्य की हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? जिम कॉर्बेट। इसका एक पुराना नाम राजा जी भी था, अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट का नाम क्या पड़ गया है? रामगंगा। क्या है? रामगंगा। और हमारे भारत के सबसे पुराना बाघ अभयारण्य है। और बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में आया था। वन जीव अभयारण्य 1972 के अधिनियम के अनुसार 1973 में बाघ प्रोजेक्ट आया। और हाथी प्रोजेक्ट जो आया था ये आपको आया था 1992 में। इसके बाद 3 राज्य देखे, 4 राज्य भी हो गया, 2 यहाँ पर है बाघ परियोजना। उत्तराखंड में कितने हैं? 2 है। कौन है? एक जिम कॉर्बेट है, एक राजा जी है, 2 हुआ। इसके बाद आते हैं यूपी में आते हैं, तो यूपी में आप जो देख रहे हैं दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया। और अभी एक पिछले साल करेंट में देखेंगे एक और होगा, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। वहाँ पर एक और बाघ परियोजना है, दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो है उसको भी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। किसको? दुर्गावती को। तो 3 हो गया यूपी में। ये आप जो देख रहे हैं बिहार है, बिहार में कौन है? एक है वाल्मीकि नगर। इसके बाद आते हैं झारखंड में। झारखंड में आप देखेंगे तो पलामू बाघ अभयारण्य है जो झारखंड में है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो अंचन कमरा एक है, इंद्रावती है, उदरती है और सीतावती है। ये भी 3 परियोजना 3 अभयारण्य जो है आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो एक बक्सा है, बक्सा अभयारण्य है। ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन जो आप देख रहे हैं तो बाघ के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है, सुंदरवन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में आप देखेंगे तो दम्पा टाइगर रिजर्व है। क्या है? दम्पा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम आते हैं असम में। तो असम में आप देखेंगे तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है। और काजीरंगा असम के बारे में बात करें तो वहाँ आपको लगभग 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? राष्ट्रीय उद्यान 7 है असम में। और ये जो 2 देख रहे हैं नामदफा और पाकुई, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद इस साइड में हम आते हैं तो आप कर्नाटक में आएंगे तो ये देखिए हमारा कर्नाटक है, जो हरा कलर का है वो कर्नाटक है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है? बांदीपुर है, नागरहोल है, फिर देखेंगे तो भादरा है। इसके बाद देखें तो अस्सी वदिली है और बिल्लीगिरी स्वास्थ्य वामी है, बिल्लीगिरी रथावामी है। ये हमारा हो गया कर्नाटक में। इसके बाद हम आते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने अभयारण्य है टोटल? तो 6 हैं। देखेंगे तो पहला देखेंगे तो मेला घाट हो गया, पेच हो गया, तडोबा हो गया, तडोबा आधारी हो गया। क्या है? तडोबा आधारी। सहाद्री हो गया, नागजीरा, नवेगांव हो गया और बोर हो गया। 6 हो गया महाराष्ट्र में। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो अभी एक और यहाँ पर चर्चा में एक और था, उसको भी टाइगर रिजर्व के श्रेणी में रखा गया है।
और कुन्नो जो भी है वो भी टाइगर रिजर्व है। कुन्नो जो आप टाइगर रिजर्व है जो बहुत ही VVI हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अफ्रीका और नामीबिया से चीता ला के रखा गया है, तो आपके लिए कुन्नो बहुत ही VVI हो सकता है। तो इसमें कुन्नो नहीं दिया है, एक और है कुन्नो है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो पहला आप देखेंगे तो बांधवगढ़, दूसरा संजय दुबरी, तीसरा आपका जो प्रश्न में था सतपुरा है, ये भी VVI है, ये न्यूज़पेपर में है। इसके बाद देखेंगे आप कन्हा, पन्ना और पेच और कुनो, यहाँ पर 7 टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अगर देखेंगे आप तो रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया और कुदूरा हो गया, 3 राजस्थान में, और एक गुजरात में है जिसका कौन सा अभ्यारण्य है? तो गिर अभ्यारण्य है। और गिर अभ्यारण्य पूरे एशिया के बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। सिर्फ इस गिर अभ्यारण्य ही है जो गुजरात का है जहाँ पर बब्बर शेर मिलता है। इसके बाद लगभग शेर के लिए हो गया। बाकी आप देखेंगे करेंट में तो लगभग वर्तमान में 53 अभ्यारण्य है भारत में, आप देख लीजिएगा। बाकी आज तक का हमारा सीरीज का यहीं तक था, ख़त्म हुआ। थैंक यू।